होगा उसके साथ साथ ये एस्टेब्लिश होते जाते हैं। अस्सलाम फॉर वालेकुम एग्जाम्पल, जी जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, वॉइस डिस्टॉर्शन है। डिस्टॉर्शन है मेरी तरफ से? जी मैम। तो मैं दोबारा से ज्वाइन कर लूँ? मैम कैमरा ऑफ कीजिएगा जरा, 1 मिनट। जी कैमरा ऑफ करके ऑन कर लें। ठीक है, अब ठीक है। जी बेहतर। जी बेहतर कैमरा है ऑफ मैम। ही रहने देते हैं? जी बेहतर है मैम। अच्छा, अब देखें अब ठीक है या नहीं। असल में कैमरा इसलिए ऑफ नहीं करना चाह रही कि वो फिर लगता नहीं कि आप लेक्चर दे रहे हैं, लगता है कि आप सब किसी दीवार से बात कर रहे हैं, या आप किसी जो ऑडियंस है उनको भी नहीं लगेगा, कि उनको भी लगेगा शायद ये कोई पता नहीं कहाँ से आवाज मैम आ रही है। ऑडियंस ने ही कहा था कि वॉइस क्लियर नहीं है, वो कहना क्लियर है। ओके अब वो मैम, कह रहे थैंक हैं यू। clear है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैम। चलें, तो ये सारी एजेंसीज गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनाती हैं, और स्टैट्यूटरी bodies are granted authority by the legislation and are responsible for carrying out their duties in accordance with the relevant laws and regulation। उन्हीं laws and regulation के अकॉर्डिंग स्टैट्यूटरी bodies काम करती हैं और वो ऑब्जर्व करती हैं परफॉर्मेंस ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स। According to the notification issued on 1st September 1966, and according to the Article 178, 170 and 179, the Constitution of Islamic Republic of Pakistan gave powers to the Governor of Punjab to make Punjab conduct rules. So, in 1966, these rules were established with the short title of Punjab Government Servant Conduct Rules 1966, or in these rules, unless there is anything repugnant is in subject or context, government mean the government of Punjab। ये सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट वालों के जो एम्प्लॉइज हैं उन पे ये एम्प्लॉय होते हैं, एंड द गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स all the persons to whom these rule apply। अच्छा, मैंने पिछली काफ़ी सारी स्लाइड्स देखी, नेट से भी देखी, और इसको मैंने पूरे जो कंडक्ट रूल्स 1966 ये आपके इस पे मौजूद हैं, इंटरनेट पे मौजूद हैं। तो अब मैंने ये नहीं किया कि मैं वो पैराग्राफ उठा के अपनी स्लाइड्स में डाल देती, मैंने उसको बिल्कुल ब्रीफ किया है, शॉर्ट किया और क्लियर किया है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप प्लीज़ इस चैट बॉक्स में आप लिखें, तो मैं आपको उसका आंसर करूँगी। So, definition of members of government servants, family includes। ये क्या होता है कि जब हम गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विस में आ जाते हैं या हम गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं, तो ना सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बल्कि उसकी फैमिली भी, वो उसकी फैमिली में उसके जो डिपेंडेंट्स हैं वो भी आर अबाइड बाय ऑल दीज रूल्स। इनमें से किसी भी किस्म की जो पाबंदी है उसको वो तोड़ नहीं सकते, ना गवर्नमेंट सर्वेंट ना उनके जो डिपेंडेंट्स हैं या फैमिली मेंबर, डिक्लेयर्ड फैमिली मेंबर्स हैं। तो व्हाट इज फैमिली? फैमिली मीन वाइफ, चिल्ड्रन, स्टेप चिल्ड्रन, वेदर रिजाइडिंग विद द गवर्नमेंट ऑफिसर और नॉट, or any other relative of government servant or his wife when residing with and wholly dependent upon him, but doesn't include। इसमें सिर्फ वही बच्चे, वही स्टेप चिल्ड्रन या वाइफ या वाइफ्स हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ रह रही हैं, लेकिन doesn't include the wife legally separated from the government servant, or a child or a stepchild who is no longer in any way dependent upon him, जो कि डिपेंडेंट नहीं रहा, इंडिपेंडेंट हो गया है। यूजुअली एजुकेशन के बाद जो जिन बच्चों की सर्विस हो जाती है, जो अपनी जॉब में आ जाते हैं, वो डिपेंडेंट नहीं रहते, और ऑफ हुज कस्टडी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल हैज डिप्राइव्ड बाय लॉ। अगर लॉ के जैसे डिवोर्स या लीगल सेपरेशन होती है और उसके लॉ के अकॉर्डिंग अगर वो बच्चे डिप्राइव, वो गवर्नमेंट सर्वेंट डिप्राइव है उन बच्चों से, तो फिर उन पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होते। फिर यही रूल्स, अब ये जो क्लास डी से पहले मैं सेक्शन 2 पे जाऊंगी, रेफरेंस टू द वाइफ इन क्लास सी।
C of sub rule 1 shall be construed as reference to the husband with where the government servant is a woman. जहाँ पे government servant female है उसके ये सारे उसके husband उसका उसका ऑब्वियसली जो फीमेल है उसका एक हस्बैंड होगा और उसके बच्चे होंगे, लेकिन उसकी अगर मल्टीपल मैरिजेस हैं लाइक तो जो करंट मैरिज है वो हस्बैंड और वो बच्चे आएंगे, और लेकिन हस्बैंड के अगर मल्टीपल वाइफ्स हैं तो वो वाइफ्स अगर उसके साथ रह रही हैं और लीगली सेपरेटेड नहीं हैं तो वो उसकी डिपेंडेंट आएंगे। देन डी क्लॉज डी इज प्रोविंस मीन द प्रोविंस ऑफ पंजाब। ये सारे रूल जो हैं वो प्रोविंस ऑफ पंजाब और पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए हैं। इसके आगे रिपील ऑफ प्रीवियस कंडक्ट रूल्स, रिपील में आया है कि ये सारे रूल्स पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए हैं, बाकी किसी प्रोविंस के जो गवर्नमेंट है उनके एम्प्लॉइज पे ये एम्प्लॉय नहीं होते। अब ये देखें कि नेक्स्ट कौन से ऐसे कंडक्ट हैं या मिसकंडक्ट हैं जिनको समझना ज़रूरी है, जो मिसकंडक्ट करने से आप कंडक्ट रूल्स को वायलेट कर रहे हैं। तो ये जो मिसकंडक्ट की डेफिनेशन है, दिस डेफिनेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम पंजाब एम्प्लॉइज एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006 सेक्शन 2 क्लास एन। ये पीडा भी आपने पढ़ा है, इसको पीडा कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन इसकी जो ये आपने पढ़ा है, ये लेक्चर हो चुका है तो इसमें आपने ये इन डिटेल पढ़ा होगा। सेक्शन 2 देखें और उसकी क्लास एन देखें। तो मिसकंडक्ट मींस कंडक्ट प्रीजुडिशियल और हार्मफुल टू गुड ऑर्डर और सर्विस डिसिप्लिन। कोई भी ऐसा काम जो कि आपकी सर्विस डिसिप्लिन या सर्विस ऑर्डर को मेंटेन ना करता हो। एंड सेकंड इज द कंट्रेरी टू द गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स। जो भी कंडक्ट रूल्स फॉर्मुलेट किए गए हैं उनके कंट्रेरी कोई काम आप करें वो मिसकंडक्ट में आएगा। देन 3 कंडक्ट अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर और अ जेंटलमैन। ऑफिसर की डेफिनेशन भी कंडक्ट रूल्स में और पीडा जो रूल्स पीडा एक्ट है उसमें दी गई है कि ऑफिसर का मतलब है ऑफिसर और अ जेंटलमैन जो कि अबाइड बाय द रूल्स मेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, वो उसका पाबंद है उन रूल्स को फॉलो करने के लिए। And number 4, involvement for the gain directly or indirectly in industry, trade, speculative transaction by misuse of official position to gain undue advantage of financial or other obligations in relation to provide institutions or person as may compromise the performance of official duties or functions। सारी ऐसी activities जिनसे वो directली और indirectly कोई ऐसा फायदा ले रहा हो जो कि उसकी jurisdiction में नहीं है। या स्लाइड्स बेटा मैंने कर दी हुई हैं शेयर। क्या स्लाइड्स आपको नजर नहीं आ रही? बाकी सबको आ रही हैं। अगर आपको नहीं आ रही इफ्तिखार अहमद तो आप रीजॉइन कीजिए। क्लास विजिबल है मैम? जी, तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर आप जो प्रेस्क्राइब्ड सैलरी या रीम्यूनरेशन है उसके अलावा अगर आप कोई फ़ायदा उठा रहे हैं या उस पोजीशन से रेलिवेंट बाकी लोगों को आप दे रहे हैं तो दैट इज कंट्रेरी टू कंडक्ट रूल्स। देन मिसकंडक्ट, यही वो मिसकंडक्ट रूल्स डिफाइंड बाय पीडा। 5, any attempt to bring outside influence directly or indirectly to bear on the president or governor, the prime minister or chief minister, minister or any government officer in respect of matter relating to the appointment, promotion, transfer, punishment, retirement or other condition of service of a civil servant। यानी कि आप किसी भी किस्म का इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते किसी अपने गवर्नमेंट ऑफिसर को। उससे आगे सारी हायरार्की मैंने लिखी है, ये सारा अलग-अलग था, उसकी पूरी डिटेल्स थी, लेकिन मैंने इसको कंबाइन किया है टू गिव यू क्लैरिटी कि प्रेसिडेंट से लेकर कोई भी ऑफिसर आपको आपका जो इमीडिएट बॉस है उसको इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, किसी के अपॉइंटमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए, ट्रांसफ़र के लिए आप पुश नहीं कर सकते।
आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते पनिशमेंट के लिए, रिटायरमेंट या बाकी किसी भी चीज़ के लिए आप आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। मेकिंग appointment or promotion or having been appointed or promoted in violation of law or rules. Then absence, willful absent from duty without prior approval of leave. This is very serious misconduct. Willful absent अक्सर होता है, मैं भी एक इदारे की हेड हूँ, अक्सर लोग एब्सेंट हो जाते हैं और इन्फॉर्म करना मुनासिब नहीं समझते। अगर इस पे एक्शन आ जाए तो इसमें डायरेक्ट मिसकंडक्ट आता है ये, और डायरेक्ट इसमें रिमूवल फ्रॉम सर्विस इसकी पनिशमेंट है। एक्विटल, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है जब आप कॉलेज में जाते हैं, जब आपको हम कहते हैं कि हाजिरी, आप अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, हम कहते हैं कि जी हाजिरी ज़रूर लगाएं, तो उससे थोड़ी इरिटेशन होती है ऑफिसर्स को, या कि हमारी हम कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि जी हम ऑफिसर्स हैं, हमें अटेंडेंस लगाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन ये आपकी सेफ गार्ड के लिए है, ये आपको बचाती है। खुदा ना खास्ता अगर आपको आपका कई जगहों पे आपका क्लैश हो जाता है अपने बॉस से या आपके दूसरे कोलीग से, और अगर कोई आपकी वो अटेंडेंस रजिस्टर में एब्सेंट का शो करके आपको आगे आपकी एप्लीकेशन लिख देता है, तो उस पर आपके एक्शन हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी अटेंडेंस मेंटेन करें और उसको केयरफुली चेक करें, डेली बेसिस पे आप चेक करें कि आप अटेंडेंस लगा रहे हैं। अदरवाइज यू कैन बी फैब्रिकेटेड। अगर आप आ रहे हैं और आप अटेंडेंस नहीं लगा रहे, तो यू कैन बी फैब्रिकेटेड विलफुल एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विदाउट प्रायर अप्रूवल और लीव। Acquittal or release by court as a result of an offence involving moral turpitude or affecting human body. कोई भी moral values और physical abuse करने के जुर्म में आप, चाहे वो within institution हो या out of institution, अगर आप कोर्ट से आपकी कोई कन्विक्शन है या आप किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व हैं, तो फिर आप पे मिसकंडक्ट अप्लाई हो सकता है। कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। ये जो पहले मैंने मिसकंडक्ट अकॉर्डिंग टू पीडा 2006 दिए हैं, रूल नंबर 9 तक, ये तो जनरल मिसकंडक्ट हैं जो कि हमें समटाइम्स पता होता है, समटाइम्स पता ही नहीं होता कि ये मिसकंडक्ट में आते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ क्रिमिनल मिसकंडक्ट हैं जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी में आते हैं और जिसके लिए इमीडिएट रिमूवल फ्रॉम सर्विस है। A public servant is said to commit criminal misconduct if he is involved for self or others in one any illegal gratification or remuneration। कोई भी ऐसी illegal फेवर ले रहे हैं, इलीगल कोई रिम्यूनरेशन ले रहे हैं, इलीगल कोई काम करवाने के लिए कोई चीज़ लेना देना कर रहे हैं, तो वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट में आता है। देन एक्सेप्टेंस ऑफ अ वैल्यूएबल थिंग विदाउट कंसिडरेशन। कोई भी तोहफा या कोई भी ऐसी कीमती चीज़ जो कि आप अगर किसी से लें और उसके बदले में आपको ये अंदाज़ा हो कि आपको कोई फेवर करनी है, तो वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट में आता है। देन फ्रैडुलेंट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी के लेन देन में कोई भी कारोबार में या लेन देन में आप इन्वॉल्व होते हैं और आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं करते, आप वो कारोबार भी गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर नहीं कर सकते, या सेल और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी या उसमें कोई मिस अप्रोप्रिएशन हो जाती है, तो उसमें भी ये क्रिमिनल मिसकंडक्ट में आ जाएगा। देन सबमिशन ऑफ अ फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स। इसका पूरा डॉक्यूमेंट है जो कि मैंने इस अपनी प्रेजेंटेशन के बिल्कुल एंड पे लगाया है। उसके फॉर्म्स हैं और ये फॉर्म्स अक्सर साल में एक दफ़ा आते हैं और हमें ये फिल करके देने होते हैं डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स के उसमें। तो उसमें फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स या आप फॉल्स स्टेटमेंट नहीं दे सकते। जब भी आपके पास चाहे मूवेबल या इमूवेबल एसेट्स हैं, आपने उनको शो करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो दिस विल बी इंक्लूडेड इन क्रिमिनल मिसकंडक्ट। अब्यूजिंग अ पोजीशन फॉर पेक्यूनरी एडवांटेज। कोई भी पोजीशन को, पेक्यूनरी का मतलब है मोनेटरी, यानी आप कोई काम पैसे लेके करें, आपकी वो ड्यूटी हो वो काम करना, लेकिन वो काम करने के आप कोई फेवर लें या कोई पैसे लें, तो ये दिस विल बिकम इन अब्यूजिंग ऑफ द पोजीशन
फॉर पेक्यूनरी एडवांटेज, पेक्यूनरी मॉनेटरी भी हो सकता है और कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई ऐसा लेन देन भी हो सकता है। पोजेशन ऑफ पेक्यूनरी रिसोर्सेज और प्रॉपर्टी डिसप्रोपोर्शनेट टू हिज नाउन सोर्सेज ऑफ इनकम। आपके नाउन सोर्सेज ऑफ इनकम से एक्सीड जब कर जाती है अगर कोई प्रॉपर्टी या आपके रिसोर्सेज या आपका स्टाइल, लिविंग स्टाइल, तो वो भी आपके क्रिमिनल मिसकंडक्ट में आता है। और आपको, क्योंकि ये हर तकरीबन एनुअली हमें गवर्नमेंट हमसे एसेट्स फॉर्म जो है वो फिल कराती है। एनुअली ना कराएं तो बाय एनुअली कराते हैं, तो इसलिए आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी जो आप सेल परचेज कर रहे होते हैं, जो अपनी फाइलें हैं उनको संभाल के रखना होता है। जो अपनी स्टेटमेंट, हमारी तो हर गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, हम फाइलर भी होते हैं, हमारे टैक्स का भी कोई इशू नहीं है, हमारा टैक्स डिडक्शन भी रेगुलरली हो जाती है। तो इसलिए उन चीज़ों को संभाल के रखना और उनको उस फॉर्म में डिक्लेयर करना वो आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने ड्रा की थी इसमें से Prevention of Corruption Act 1947 PCA, the word public servant has been used instead of government servants. उसमें जो Prevention of Corruption Act है उसमें word of public servant यूज हुआ है instead of government servant, क्योंकि इसकी उन्होंने ये justification दी है in order to make the law applicable to the large number of functionaries of the state instead of restricting सिर्फ कुछ चंद लोगों पे या किसी एक कैटेगरी पे या गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में कुछ लोगों को, ऑफिशियल और ऑफिसर्स को डालने की बजाय ऑल पब्लिक सर्वेंट्स, उन्होंने जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसमें पब्लिक सर्वेंट का लफ्ज यूज किया गया। अच्छा, ये जितने यहाँ पे एक और चीज़ जो मुझे इन राइटिंग नहीं मिली वो मैं वर्बली आपको बताना चाहूँगी। मैंने इस रूल को तकरीबन सारा ही बहुत डिटेल में पढ़ा है, वो मुझे पता नहीं, उसमें से लिखा नहीं मिला, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर ये भी क्रिमिनल मिसकंडक्ट में आता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं क्योंकि मुझे इन राइटिंग वो मिला नहीं है जो अपलोडेड थे डोजियर 1966 से कंडक्ट रूल्स के। लेकिन ये आपकी नॉलेज के लिए कि आप जब कोई ट्रैवल करते हैं लाइक आउट ऑफ कंट्री, तो उसके लिए भी आपको एनओसी और परमिशन लेनी है गवर्नमेंट से। और अगर आप विदाउट एनओसी और परमिशन आप जाएंगे और आपने अपने सोर्सेज डिक्लेयर करने हैं कि आप वो ट्रैवल किस मकसद के लिए कर रही हैं और कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है। सेल्फ स्पॉन्सर्ड है तब भी आपने डिक्लेयर करना है, और अगर कोई और स्पॉन्सर कर रहा है तब भी डिक्लेयर करने हैं। और अगर आप नहीं करते तब भी वो आपके मिसकंडक्ट में आता है और आपकी कंडक्ट रूल्स के अगेंस्ट जाता है। समरी ऑफ रूल्स में आप देखें कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि आप को परमिशन है कि आप कर सकते हैं वो विदाउट परमिशन। दोस एक्शंस which a government servant can take at his own remaining within the limits have been titled as without permission। बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं, अभी मैं डिटेल से आपको बताऊंगी, जो कि आप विदाउट परमिशन कर सकते हैं। कुछ ऐसे ये बेसिकली 3 टाइप्स के हैं, कुछ विदाउट परमिशन, कुछ विद परमिशन। सच एक्शंस एज गवर्नमेंट सर्वेंट्स कैन टेक विद परमिशन हैव बीन मेंशन्ड एज विद परमिशन। और कुछ actions, such actions are totally prohibited have been mentioned not permissible। किसी भी सूरत में वो उसकी इजाजत नहीं है। नंबर 5, गिफ्ट्स। No government servant shall accept with the previous sanction of the government accept or permit any member of his family to accept from any person any gift the receipt of which will place him under any form of the official obligation to the donor। कोई ऐसी आपकी पोजीशन है कि लोग आपको कोई ऐसे गिफ्ट दे रहे हैं या ऐसी आपको फेवर दे रहे हैं जो कि आपको पता है कि कल को आपको इसको भुगतना पड़ेगा, यानी आपको उसको फेवर देनी पड़ेगी, तो वो आप या आपकी डिपेंडेंट
फैमिली मेंबर्स में से आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कि आप नहीं ले सकते। लेकिन if the officer or if the offer or of a gift cannot be refused, then gift delivered to the government for decision। अगर sometimes ऐसा होता है कि आप रिफ्यूज नहीं कर सकते, और ये रिफ्यूज आप कहाँ नहीं कर सकते, आप रिफ्यूज अपने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स में आप कर सकते हैं, आप अपने डायरेक्ट कोलीग के कॉन्टेक्ट्स में कर सकते हैं, आप अपनी डायरेक्ट कैपेसिटी में कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ रिफ्यूज नहीं कर सकते जहाँ आप एज अ डेलीगेशन कहीं गवर्नमेंट ने आपको भेजा है और वहां से आपको कोई गिफ्ट मिला है। फॉर एग्जांपल फॉरेन ऑफिस में आप गए हैं और फॉरेन ऑफिस वालों ने आपको कोई गिफ्ट दिया है, तो आप वहां पे मुश्किल हो जाता है कि आप उसको रिफ्यूज करें। आप गिफ्ट लेके भी जाते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, और आप गिफ्ट अगर वो दें तो आपको रिसीव भी करनी पड़ती है। तो फिर उसमें भी कुछ लिमिट्स हैं, वो आगे मैंने लिमिट्स उनको लिखा है जो कि आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। तो फिर आपने उनको गवर्नमेंट को डिलीवर करना है और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इसका आपने क्या करना है। और वो लिमिट्स, अगर आपकी लिमिट्स जो गवर्नमेंट ने इजाजत दी हो या उन लिमिट से ज्यादा है, तब आपने गवर्नमेंट को भेजना है। अगर वो विद इन लिमिट्स है तो फिर आप उसको कैरी कर सकते हैं। इफ एनी गिफ्ट इज ऑफर्ड बाय द हेड और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन स्टेट, द गवर्नमेंट सर्वेंट shall avoid acceptance of gift. If, however, he cannot do so, he shall accept gift and shall report its receipt to the government for orders as to its disposal। गवर्नमेंट को वो उसकी रसीद या उसकी जो वैल्यू है वो आपने गवर्नमेंट को सबमिट करवानी है। कौन से ऐसे तोहफे हैं जो कि कौन ले सकता है और कितनी कीमत के ले सकता है? ये ऑफिसर्स of the rank of secretaries may accept gift offered abroad or within Pakistan by institutions or official dignitaries of foreign government if value of the gift doesn't exceed to 50,000 rupees। जैसे सेक्रेटरी साहिबान हैं, वो भी पंजाब गवर्नमेंट में आते हैं, उनकी ड्यूटी लग जाती है एज ए रिप्रेजेंटेटिव, वो किसी फॉरेन ऑफिस को विजिट करें या फॉरेन डेलीगेशन को रिसीव करें, तो ऑब्वियसली उनके लिए गिफ्ट्स भी लेते हैं ना गुड फेथ कि हम गिफ्ट्स लेके विद इन पाकिस्तान या थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, विद इन पाकिस्तान या आउट ऑफ पाकिस्तान जब सेक्रेटरीज जाते हैं तो वो गिफ्ट्स लेके भी जाएंगे फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो पंजाब के पाकिस्तान पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से वो उनको गिफ्ट देंगे, और अगर वहाँ पे उनको वो गिफ्ट मिले तो वो उनको रिसीव भी करेंगे, क्योंकि उनको डिनाई करना या उनको रिसीव ना करना जो है वो एक गुडविल नहीं होगी, और वो ताल्लुकात ख़राब करने की यानी उससे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उन वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए इतनी इजाज़त है कि पर्सनली सेक्रेटरी लेवल पे 50,000 रुपीज़ तक का जो गिफ्ट है वो आप ले सकते हैं और उसकी रिपोर्ट करें गवर्नमेंट को। और अगर आपके ऑब्वियसली जब एक डेलीगेशन जाता है अंडर हेड कोई सेक्रेटरी साहब के साथ, तो साथ ऑफिशियल्स भी जाते हैं BPS 1 से 10 तक या 16 तक। अगर ऑफिशियल्स जाते हैं तो गिफ्ट अप टू अ वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज मे बी रिटेन फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने फ्री ऑफ कॉस्ट 10,000 तक का आपने ले लेना है। ये इससे पहले इसकी कीमत कम थी, लेकिन अभी ये 30 अगस्त 2011 में इसको चेंज किया और ये वाली कीमत उन्होंने नहीं दी है। लेकिन अगर 10,000 से ज़्यादा है तो फिर 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ फॉर ऑफिशियल के लिए है कि उसकी जितनी कीमत होगी 15% ऑफ द वैल्यू आपने गवर्नमेंट को जमा करवानी है। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर गिविंग गुड कमेंट्स। हाँ, जो डेलीगेशन को हेड कर रहा है सेक्रेटरी लेवल का जो बंदा है, जो ऑफिसर है, उसको अगर ऐसा गिफ्ट मिल गया है जिसकी वैल्यू 4 लाख से 13 लाख या उससे भी ज्यादा है, शैल बी डिपॉजिटेड टू तोशाखाना। वो तोशाखाना में जाएगी, मेंटेन बाय द कैबिनेट डिवीजन, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद। वो अपने पास नहीं रख सकते, उसको तोशाखाना में जमा करवाना पड़ेगा।
एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन अवार्ड्स गिफ्ट और होते हैं, अवार्ड्स और होते हैं। गिफ्ट क्या होता है? गिफ्ट ये है कि ऐसी चीज़ है जो आप अपने पर्सनल यूज़ में या तोशाखाना में जमा कराते हैं। उसकी वो अकॉर्डिंग टू द प्राइस या कीमत आप देखें, अगर वो आपकी लिमिट्स में आता है तो आप उसको रिटेन करें, अगर लिमिट्स में नहीं आता तो तोशाखाना में जमा कराएं। और अगर उस लिमिट्स आपकी जो 1,50,000 से 1,00,000 के दरमियान लिमिट है, उस पे 15% फिर आपने गवर्नमेंट को जमा करवाना है। लेकिन अगर उससे बहुत ज़्यादा कीमती है तो फिर आपने तोशाखाना में जमा करवाना है और वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और कैबिनेट डिवीजन डिसाइड करेगी कि वो गिफ्ट कहाँ पे तोशाखाना में रहेगा या वो किसी को फर्दर गिफ्ट किया जाएगा या फर्दर उसको सेल करके गवर्नमेंट की कोई चीज़ ले ली जाएगी या किसी रिसोर्सेज में उसको डाल दिया जाएगा। इनके अलावा अवार्ड्स भी होते हैं, लाइक फॉरेन अवार्ड्स हैं या कोई भी ऐसे अवार्ड्स हैं जो कि आप बाहर जाते हैं तो आपको अवार्ड देती है, या बाहर की डिग्निटरीज जब पाकिस्तान में आती हैं तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको या पंजाब गवर्नमेंट उनको सिविल अवार्ड्स या अवार्ड से नवाजती है। तो नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट with the prior or ex post facto approval of the chief minister of Punjab except a foreign award, title or decoration। अवार्ड क्या होता है? आपको कोई टाइटल मिल जाए, कोई तगमा मिले, कोई सिविल अवार्ड मिले उस कंट्री का, तो आप अगर तो आपको पहले से पता है तो यू हैव टू टेक प्रायर परमिशन फ्रॉम चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। लेकिन अगर आपको पहले से पता नहीं है और डेलीगेशन चला गया है और वहाँ पे जाके पता चला है कि जी यहाँ पे अवार्ड सेरेमनी भी है और आपको एक अवार्ड से नवाजा जाएगा, देन यू हैव टू इमीडिएटली टेक एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल फ्रॉम चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। उसके बगैर आप नहीं दे सकते। पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट का लफ्ज़ यूज़ किया गया है, वर्ड यूज़ किया गया है एक्ट में, वो और गवर्नमेंट सर्वेंट, इसका मतलब ये है कि वी आर सर्वेंट्स टू द पब्लिक, वी आर सर्वेंट्स टू द गवर्नमेंट, वी आर नॉट ऑफिसर्स। गवर्नमेंट का ऑनर है या गवर्नमेंट ने हमें ऑनर दिया है कि वो हमें ऑफिसर्स बुलाते हैं, लेकिन वी आर सर्वेंट्स टू द पब्लिक, वी आर सर्वेंट्स टू द गवर्नमेंट। इसलिए हमें गवर्नमेंट को ऑनर करना है और पब्लिक को भी ऑनर करना है। तो उस ऑनर को मेंटेन करने के लिए कभी भी ये इंटेंशंस नहीं रखनी चाहिए कि आप ऐसी मीटिंग्स को एनकरेज करें या ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन को एनकरेज करें जो कि जिसका एक यही ऑब्जेक्टिव हो कि लोग तारीफ करें उस ऑफिसर की या उस गवर्नमेंट सर्वेंट की या उसके ऑनर में तकरीरें करें, या इस तरह से मतलब कोई एक ख़ास मौका होता है जिस पे बाकी लोग आप करते हैं तारीफ़ें, लेकिन उसकी ख़ास इंटेंशन ये नहीं होनी चाहिए कि ये सिर्फ़ इसी पर्पज़ से अपने आप को ऑनर करने के लिए या अपनी तारीफ़ें करवाने के लिए वो फंक्शन अरेंज करवाया जाए। देन गिफ्ट टू द मेडिकल ऑफिसर्स, ये थोड़ा-सा एक्सप्लेनेबल था, क्योंकि जहाँ पे गिफ्ट्स की बात आती है, जहाँ पे प्राइवेट जॉब की बात आती है, वो भी आगे आपसे डिस्कस होगी। उसमें मेडिकल डॉक्टर्स के लिए ये है क्योंकि वो दे गिव एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विसेज टू ह्यूमैनिटी। तो मेडिकल डॉक्टर ऑफिसर में एक्सेप्ट एनी गिफ्ट ऑफ मॉडरेट वैल्यू offered in good faith by any person or body of persons in recognition of his professional services। और उसकी भी यही लिमिट्स हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं दे सकते। When lending and borrowing, इसका भी मुझे लगता है आप लोग ये क्वेश्चन मुझसे ज़रूर पूछेंगे कि हम कर क्या सकते हैं। अभी तक वैसे मैं सोच रही थी कि ये क्वेश्चन आपको काट लेना चाहिए था, लेकिन शायद आगे 2-3 स्लाइड्स के बाद आप ये ज़रूर, क्या वॉइस नहीं आ रही? हेलो अवैस? मैम वॉइस क्लियर है मैम। तो ये बच्चे ये क्यों कह रहे हैं, नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स का कह इशू रहे होगा मैम, कुछ लोगों का हैं नेटवर्क उनका का इशू इशू है, होगा। उनको प्लीज कह दीजिए कि ज्वाइन कर लें दोबारा। जी ज्वाइन कर लें पार्टिसिपेंट्स, अगर किसी को इशू प्लीज आ रहा है ज्वाइन। तो। जी ठीक है मैम, थैंक यू नीचे जी। मैसेज आ रहे हैं, क्लियर है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच।
हाँ, lending and borrowing, कभी किसी किस्म के लेन देन करने में भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स कैन नॉट do any contract lending or borrowing without the permission of government. स्वाय छोटे मोटे जो हमारे हम जो हैं हम हमारे तो छोटे मोटे लोन्स या कमेटी डालना या कोई इस तरह की करना, ऑर्डिनरी कोर्सेज, स्टॉक कंपनी, बैंक में कोई इन्वेस्टमेंट कर देनी, छोटी मोटी। लेकिन अगर आपने कोई बड़ी कारोबार करना है, लैंडिंग बोरिंग बोरिंग, नो गवर्नमेंट servant shall lend money to or borrow money from or a place himself under any pecuniary financial pecuniary का मतलब है financial obligation to any person within or above the limits of his authority। यानी आपके जो नॉन सोर्सेज हैं उनसे अलग से आप अगर कोई बहुत बड़ी डीलिंग कर रहे हैं, ब्लेंडिंग कर रहे हैं, बोरिंग कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व हैं, किसी कारोबार में इन्वॉल्व हैं, तो आप परमिशन या डिक्लेयर्ड सोर्सेज के बगैर आप नहीं कर सकते। Provided that the government servant may deal ordinary course of a joint stock company, bank or a firm of standing or हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, उनसे आप लोन ले सकते हैं। और ये पर्सनली मैंने भी लिया हुआ है। लाइक मेरी ये बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हमारे बहुत सारे कोलीग नहीं जानते कि हाउस बिल्डिंग कॉरपोरेशन जो है वो फाइनेंस करती है, और अगर आपका जीपी फंड विदाउट इंटरेस्ट है तो वो विदाउट इंटरेस्ट आपको लोन देते हैं हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की। तो अगर आप इफ़ यू आर इंटेंडिंग टू मेक योर होम या कोई प्रॉपर्टी से है और उस पर आप घर बनाना चाहते हैं, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन वैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से दे रही हूँ। तो थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। ये मैं दे रही हूँ क्योंकि फिर हम बैंक से अगर हम लोन उठा लेते हैं तो बैंक काफ़ी इंटरेस्ट ले लेता है। इतना लोन जितना लोन उठाते हैं उससे ज़्यादा इंटरेस्ट ले लेता है। तो ये मैं एडिशनल, वैसे मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था कि जब हमने घर बनाने की कोशिश की तो उस वक्त मेरे हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में है। उन्होंने लोन HPFC से अप्लाई किया, और क्योंकि उनका जीपी फंड विदाउट इंटरेस्ट था तो उनको विदाउट इंटरेस्ट वो लोन मिला, जिससे हमने अपने घर में हमें काफ़ी हेल्प मिली। तो ये आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए है कि आप वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन आपने गवर्नमेंट से एक परमिशन लेनी है। और ये ना समझ आती है कि शायद ये बड़ा मुश्किल काम है। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। मैंने ये देखा है कि हमारे जो सेक्रेटरी ऑफिसेज हैं या जो बिग ऑफिसेज हैं, वहाँ पे जैसे जैसे मेरा कम्युनिकेशन डायरेक्ट होता है डायरेक्टर ऑफिस, DPI ऑफिस या सेक्रेटरी ऑफिस से, तो मैंने देखा है कि वो AG ऑफिस में भी इवन जो आप अगर कोई काम हो तो अगर आप एडिशनल AG के पास चले जाएं या उनसे डायरेक्ट एप्लीकेशन दे दें तो वो विद इन आवर्स या विद इन डेज वो काम हो जाता है। अगर आप अपने किसी बंदे को दे के भेजेंगे या आप डिपेंडेंट रहेंगे कि जी फलाना करा दे फलाना, उसमें देर भी लगेगी और वो अनफेयर मीन्स भी यूज होंगे। लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जब भी मैंने कोई काम के लिए मैं डायरेक्टरेट, जब मैं नहीं भी प्रिंसिपल नहीं थी, जब मैं एज ए टीचर थी, तो मैं जब खुद चली जाती थी तो एक ऐसे काम होता था, मतलब जो भी वहाँ पे डायरेक्टर होता था वो कहता था कि बस मैडम का काम अभी करना है, ये हमारी टीचर है। इसी तरह से जब मैं DPI ऑफिस में कभी किसी काम के लिए जाती थी तो मैं डायरेक्ट ही चली जाती थी, और ख़ास तौर पे AG ऑफिस, क्योंकि AG ऑफिस का काम लोग कहते हैं जी बड़ा मुश्किल है, फलाना करेगा, हम लड़कों के हाथों एक्सप्लॉइट होते रहते हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि मैंने जीपी फंड भी निकलवाया जब मैं एज ए टीचर काम कर रही थी। मैंने क्योंकि मैं एज ए रिसर्चर मैं काफ़ी दफ़ा बाहर भी गई हूँ, मुझे NOC भी लेना पड़ता था, लेकिन मैं खुद जब चली जाती थी स्पेशल सेक्रेटरी साहब से मिल लेती थी या एडिशनल AG से मिल लेती थी, तो वो काम जो आप एक्सप्लॉइट होते रहते हैं और आप लोगों को देते रहते हैं, फेवर्स देते रहते हैं और आप उनके मिन्नतें करते रहते हैं, वो घंटों में वो करके देते हैं। और हमारे अगर आप स्पेशल सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी के पास चले जाएं तो वो इतना ऑनर करते हैं, वो कहते हैं हमारा टीचर आया है, इसको अभी अभी इसका काम करें।
जी, ट्रैवल कंस्ट्रेंट्स, यस। हाँ, ये है, लेकिन ट्रैवल कंस्ट्रेंट्स, लेकिन हाँ, मुझे ये ज़रा थोड़ा-सा है, एनओसी का भी मुझे एक पढ़ लेने दें। किसी बैंक से लोन लेने के से पहले गवर्नमेंट सर्वेंट अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेना पड़ता है। आप लोन लेने के लिए अप्लाई करें और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दें कि मैंने एनओसी में ये लोन भी लिया है। अब वैसे बैंक जो है ना, उन्होंने लोन एक डॉक्यूमेंट के बगैर देना बंद कर दिया है कि लोग जहाँ पे सैलरी अकाउंट होता था वहाँ से लोन उठाते थे और फिर अपना सैलरी अकाउंट चेंज कर लेते थे और बैंक्स को फिर पीछे-पीछे फिरना पड़ता था। लेकिन अब बैंक ने ही ये पाबंदी लगा दी है कि जब तक आप एक डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट से नहीं लेंगे कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और आपका ये अकाउंट है और आप सैलरी इसी में आती रहेगी, उस वक़्त तक आपको वो बैंक, अब ये मेरा ख़्याल है 1-2 साल एक पिछले साल से ये उन्होंने कर दी है। लेकिन अगर आप एनओसी लेंगे तो वो फ़ौरन दे देंगे। गवर्नमेंट को इस बात से कोई लेना-देना नहीं कि आप विदिन मीन्स, विदिन रिसोर्सेज़, विदिन जो डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, उनसे आप जो मर्ज़ी आप प्रॉपर्टी खरीदें, आप अपने एसेट्स बनाएँ, आप अपने एफर्ट करें, अपने अपने लिए आप घर बनाएँ, आप उसको भी एक्सपेंड करना चाहें, गवर्नमेंट को कभी भी इस बात पे एतराज़ नहीं होगा। एतराज़ होगा तो सिर्फ़ इस बात पे होगा अगर कोई अनफेयर मीन यूज़ हुआ है या आपके एसेट्स या आपकी नाउन इनकम से बढ़ के कोई आप ने कुछ किया है। हाँ, एनओसी ट्रैवल कंस्ट्रेंट्स हैं, जो लोग बाहर आउट ऑफ लाहौर हैं, उनके लिए ऑब्वियसली ये हैं इश्यूज़, लेकिन आप अपने जो डिविजनल डायरेक्टरेट हैं, उनके थ्रू आप करा सकते हैं मेरे ख़्याल से। और अगर आपका काम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बजाय एक्सप्लॉइट होने के या महीनों पे काम डालने से आप यू कैन ट्रैवल टू लाहौर लाहौर जो सिविल इनका हमारा एसीडी सेक्रेटेरिएट है, क्योंकि मैंने मतलब जब मैं एज़ अ लेक्चरर या एज़ अ असिस्टेंट प्रोफेसर या एज़ अ एसोसिएट एज़ अ सिर्फ जाती थी, तब भी मेरा ये एक्सपीरियंस था कि जब मैं पर्सनली गई हूँ ना, तो मुझे सबने ऑनर किया है कि मैं एक टीचर हूँ। मैं किसी रेफरेंस के बगैर भी नहीं गई। मतलब करती रही हूँ। जहाँ पे मैंने देखा है कि रेफरेंस बहुत ज़रूरी, मतलब मुझे कभी ऐसा लगा नहीं है कि रेफरेंस बड़ा ज़रूरी है। हम एज़ अ टीचर ही हमें वो इतनी इज़्ज़त देते हैं। मेरा अपना पे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे हर जगह से जब जहाँ मैं गई हूँ ना, मेरा काम दिनों वाला काम जो है वो घंटों में हुआ है और मेरा काम जो घंटों वाला था, उन्होंने कहा मैडम अभी बस आप बैठे, अगर आप वेट कर सकते हैं तो आपको दे देते हैं। और ये मेरा एज़ अ प्रिंसिपल बनने से पहले का तजुर्बा है, जो मैं आपके साथ ऑनेस्टली शेयर कर रही हूँ। मैंने प्रिंसिपल बनने से पहले मैंने पोस्ट डॉक्टरेट किया, मैंने प्रिंसिपल बनने से पहले कोई 10 से 12 कंट्रीज़ विज़िट किए बाहर, और मैं जब जाती थी, मैं खुद ही जाके एनओसी, वो जो भी परमिशन है वो सारा अप्लाई करके, और वो आराम से हो जाता था। जब क्लर्क के हाथ में देती थी तो वो महीनों पे भी पड़ा जाता था और उस पे एक्सप्लॉइटेशन भी होती थी। अच्छा मैडम, क्या स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं? आप कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। आप नाउन सोर्सेज में रह के आप किसी जगह भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिवाय इसके कि जो नोटोरियस इदारे या कोई ऐसा इदारा हो जिसका HBFC स्टैंड्स फॉर हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। सॉरी, मुझे वैसे लिखना चाहिए था हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। और ये आपको लोन देता है, जिसका अभी मैं कह रही थी, आपको घर बनाने के लिए लोन देता है। अगर आपका जीपी फंड इंटरेस्ट के साथ है तो वो इंटरेस्ट के साथ लोन देगा, और अगर आप विदाउट इंटरेस्ट उसको करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन आपको विदाउट इंटरेस्ट भी लोन देगा। और ये हाँ, हाँ, इन नेशनल सेविंग बिल्कुल आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट को कोई एतराज़ नहीं है, आप अपनी सेविंग नेशनल सेविंग सेंटर्स में करें, आप अपनी सेविंग्स बैंक्स में करें, आप अपनी सेविंग स्टॉक एक्सचेंज में लगाएं। गवर्नमेंट को सिर्फ इस बात पे एतराज़ होगा अगर आप आउट ऑफ सोर्सेज, आपके बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी सोर्सेज हों, आपकी नाउन इनकम से ज़्यादा हों। गवर्नमेंट को सिर्फ इस बात से एतराज़ होगा अगर आप, बल्कि आप सेफ हो जाएंगे अगर आप कोई साथ कारोबार कर रहे हैं, गेट परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट, एनओसी ले लें, आप सेफ हो जाएंगे। आप कोई भी काम करते हैं, अगर आप परमिशन ले लेते हैं
तो आप अपना जो भी आगे रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करते जाएंगे तो आप सेफ हो जाएंगे। और अगर खुदा ना खास्ता कल को कोई भी आप पे कोई बात आती है तो आपको आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं कि आपने गवर्नमेंट से ये डॉक्यूमेंट्स लिए हुए हैं। सच लेटर शुड बी प्रोवाइडेड थ्रू प्रॉपर चैनल विदाउट परमिशन पर्सनल हाजिरी। यस, थ्रू प्रॉपर चैनल भी हम जाके करा सकते हैं। स्लाइड्स मैंने पहले ही करवा दी हैं जी बेटा। स्लाइड्स तो मैंने लेसन शुरू होने से पहले ही करवा दी थी, ग्रुप में भेज दी थी, वो आपको शेयर कर देते हैं। हाँ जी, ये परमिशन आपने थ्रू प्रॉपर चैनल ही लेनी है, डायरेक्ट आपको इनकी परमिशन नहीं मिलेगी, लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल भी आप खुद पर्सनली जाके करा सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा, थैंक्स जी। आप गवर्नमेंट को इस बात से कोई एतराज नहीं है, आप अपनी मनी को सेव करें, उसको मल्टीप्लाई करें, उसका बिजनेस करें, लेकिन आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म भी करना है, गवर्नमेंट से परमिशन भी लेनी है। लेकिन कोई ऐसे इदारे होते हैं जो कि नोटोरियसली गेन, जैसे एक एक एग्जांपल थी बड़ी कुछ सालों पहले, वो डबल शाह वाला केस, डबल शाह, यानी कि आप, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अगर डबल शाह का जैसा अगर आप कोई इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको कभी इजाजत नहीं देगी, और उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता डबल शाह की तरह कोई हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, कोई ऐसा हो जाता है, तो गवर्नमेंट आपको कभी सिक्योर नहीं करेगी, गवर्नमेंट आपको कभी सिक्योर नहीं करेगी। लेटर किसको एनओसी के लिए लिखना है? एनओसी किसी भी, ये डेलीगेशन ऑफ पावर्स होती हैं। एनओसी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर आपने स्टडीज के लिए, हायर स्टडीज के लिए लेटर लिखना है तो उसकी डेलीगेशन ऑफ पावर अथॉरिटी जो है वो डीपीआई साहब, डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आपने एनओसी लेना है बाहर जाने के लिए और सर्विस सर्टिफिकेट, तो आप उसकी जो अथॉरिटी हैं वो सेक्रेटरी साहब हैं। अगर आपने एनओसी लेना है कोई सेल परचेज के लिए तो उसकी डेलीगेशन ऑफ पावर्स, कोई एक डॉक्यूमेंट है उसको देखें और उसमें देखें कि कौन किसकी अथॉरिटी है। जीपी फंड की अथॉरिटी डायरेक्टर, मेरे ख्याल से डायरेक्टर ही है, डायरेक्टर एजुकेशन जीपी फंड को वो कर देते हैं। तो जो जिस किस्म का भी आपने बिजनेस और प्रॉपर्टी के लिए अगर लेना है तो फिर आपको सेक्रेटरी साहब को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और उनसे लेना पड़ेगा, लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल। लेकिन छोटे इसमें ये देखें, प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट मे डील ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, बैंक और अ फर्म ऑफ स्टैंडिंग ऑफ और HBFC हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन और टेकिंग लोन फ्रॉम द पर्सनल फ्रेंड। छोटे मोटी जो डीलिंग है, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, छोटे जो ऐसे लोन्स हैं जो कि आप अपने पर्सनल फ्रेंड से ले सकते हैं, वो आप विदाउट परमिशन ले सकते हैं, जिसमें कोई बहुत बड़ी ऐसी डीलिंग ना हो जो कि आपके नाउन सोर्सेज ऑफ इनकम से ज़्यादा हैं या आपके जो डिक्लेयर्ड एसेट हैं उससे ज़्यादा है। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम कमेटी डालते हैं, तो अब ये भी एक स्लाइड्स बेटा मैंने शेयर कर दी हुई हैं, जो रेलिवेंट पर्सन है उसको वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगी आपको। मुझे भी सेंड कर दें, बल्कि हसन बात कर हाँ, मैं उनको मैसेज कर दूंगी अभी इसके फौरन बाद कि आपको स्लाइड्स देते हैं। हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं कि जो हम कमेटी डालते हैं, अब तो ये ऑनलाइन, अब तो ऑनलाइन गैजेट्स आ गए हैं और जो ऑनलाइन एप्स आ गई हैं बैंक्स की। तो ये भी कोशिश करें कि अगर आप कोई बड़ी कमेटी, छोटी कमेटी की है लेकिन अगर आप कोई बड़ी कमेटी डाल रहे हैं तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, ताकि जब आपके लोन ड्यूरिंग सर्विस ही मिलता है या रिटायरमेंट के बाद भी। हाँ, मेरा ख्याल है बेटे इसकी मुझे पूछना पड़ेगा। ये मैं आपको
ये मैं आपको पूछ के बता दूंगी या मैं पढ़ के बताऊंगी। वैसे मेरे ख्याल से तो ये ड्यूरिंग सर्विस ही मिलता है, लेकिन क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन मिलती है तो इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में मुझे देखना पड़ेगा। और ये आयशा जफर हैं। आयशा जफर, आप मुझे टेक्स्ट कर दें, मिल जाता है, ठीक है। नजमा बतूल कह रही है मिल जाता है। जी, आप मुझे टेक्स्ट करते हैं अगर कोई भी क्वेरी है जिसका मैं डाउट, मैं असल में इसलिए नहीं ये जवाब देना चाह रही थी कि जो जिन चीज़ों में मैं क्लियर नहीं हूँ वो मैं इस तरह से एकदम से अब्रप्ट नहीं बताऊंगी, मैं उसको देख के बताऊंगी। अगर आप मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं आपको इसको क्लियर करके आपको इसका जवाब दूंगी। हाँ, वो कमेटी की बात मैं कर रही थी कि जो कमेटी आप बड़ी डालते हैं कोई, तो वो ट्रांजैक्शन करें थ्रू गैजेट्स, क्योंकि आपके पास जब वो कमेटी निकलेगी आपको वो, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जब वो कमेटी निकलेगी और आपके बैंक में वो, आप उसको अगर आपने फर्ज करें कि आपने पैसे ही पकड़ लिए हैं और आपने बैंक में डाले हैं, तो वो बैंक भी आपसे पूछेगा कि ये कहाँ से आए हैं, और गवर्नमेंट भी आपसे पूछेगी कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि छोटी कमेटी चाहे आप लेन देन पैसों में कर लें, लेकिन बड़ी कमेटी अगर आप डालें तो वो आप ना सिर्फ आप उसको गैजेट के थ्रू करें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें और बड़ी कमेटी को अपने अकाउंट में ऑनलाइन मंगवाएं, ताकि आपके पास सारी डिटेल्स हों कि आप मंथली इतने मंथ आपने वो कमेटी भेजी और उस कमेटी के बदले में आपको ये एक बड़ी अमाउंट मिली। और ये बहुत सारे साथियों को ये पता नहीं होगा कि ये जो कमेटी है इसको भी आपने एसेट्स में डिक्लेयर करना होता है। और ये भी आपने जो फाइलर, जब आप अपनी फाइल करते हैं स्टेटमेंट एनुअली, उसमें आपने शो करना होता है कि कमेटी इतनी, कोई बड़ी कमेटी जो है, छोटी तो वैसे ही निकलते ही खर्च हो जाती है, उसका तो मुझे अंदाजा है। लेकिन अगर बड़ी कमेटी आपने किसी बड़े मकसद के लिए, घर के लिए रखी हुई है, तो फिर आपने उसको अपने एसेट्स में, एनुअल एसेट्स में आपने शो करना है कि ये कमेटी के पैसे थे और ये हमने, यहाँ से हमें ये पैसे कमेटी से मिले। ये फिर आपको, आप सेफ हो जाएंगे। ये थोड़ा सा इसकी मेहनत लगती है, लेकिन इसका सारा जो क्रेडिट आपको मिल जाता है जब आप सेफ हो जाते हैं, जब आप डॉक्यूमेंटेड हो जाते हैं, जब आप सारी चीजें अपनी सेव कर लेते हैं। इसमें मेहनत थोड़ी सी जरूर लगती है, लेकिन एट द एंड जब अगर खुदा ना खास्ता छोटा मोटा भी इशू होता है तो यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट यू आर सेफ। जी बिल्कुल, मैं कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करना चाहती जिसमें मैं खुद डाउटफुल हूँ। तो मैंने अपना नंबर शेयर किया है, मैं इंशाल्लाह इसको स्टडी करूंगी और आज ही आपको इसका रिप्लाई दूंगी। जी नेक्स्ट, हाँ, ये भी डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, आपको कोई भी खानदान से प्रॉपर्टी मिलती है या आपकी अपनी परचेज करते हैं, आपने उसको भी डिक्लेयर करना है अपने एसेट्स में। आपको कोई गिफ्ट मिलता है, प्रॉपर्टी गिफ्ट में आपको पेरेंट्स की तरफ से मिली है, अपने बहन भाइयों ने आपको कोई गिफ्ट दिया है, आपको पेरेंट्स ने अगर अपने गोल्ड को डिवाइड किया, अपने बच्चों को दिया है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो सारी आपने डिक्लेयर करनी है। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शेल एट द टाइम ऑफ एंटरिंग गवर्नमेंट सर्विस मेक डिक्लेरेशन ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, सिक्योरिटी, सेविंग सर्टिफिकेट्स की बात कर रहे हैं, लेने में कोई हर्ज नहीं है, आप ले सकते हैं। बिल्कुल आपने डरना नहीं है कि जी हमने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने। जहाँ पे आप समझें कि आप कोई आपको प्रॉफिट हो सकता है, आप वहां जरूर करें, लेकिन आप रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करें। सेविंग सर्टिफिकेट्स नेशनल सेविंग सेंटर में आप ले सकते हैं, आप उसको सेल भी कर सकते हैं, आपका अगर निकल आए आप उसको डिक्लेयर भी कर सकते हैं। सेविंग सर्टिफिकेट्स की जो इनकम आती है उसको आप डिक्लेयर करते हैं। सिक्योरिटीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज आप ले सकते हैं विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, और वो आपने डिक्लेयर भी करनी है। आपने जब आप अपने
रिटर्न फाइल करते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी का खास तौर पे ये कंडक्ट रूल्स में लिखा हुआ है कि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप अपने नाम पे लेते हैं, अपने बच्चों के नाम पे लेते हैं, उसको आपने डिक्लेयर करना है अपनी एनुअल जो रिटर्न फाइल करते हैं। कोई गाड़ी आप लेते हैं, कैश या ज्वेलरी आपको एज ए गिफ्ट मिलती है अपने पेरेंट्स की तरफ से, अपने बहन भाइयों की तरफ से, या अपने जो खानदान की तरफ से, या आप खरीदते हैं वो गाड़ी। जब भी आप खरीदते हैं उस पर ज़ाहिरी बात है आपने टैक्स भी देना होता है, उसको आपने डिक्लेयर भी करना है एनुअल, जो आप अपनी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जाती है। टू एक्वायर और सेल मूवेबल और immovable property obtain prior permission from the government। जी, बाइंग और सेलिंग ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये फिर कुछ ऐसी है जैसे इन्होंने रूल नंबर 11 है और रूल नंबर 11A, ये अमेंडमेंट हुई थी इसमें 2011 में, और उसके अकॉर्डिंग जी एक मिनट दीजिए। A government servant who intends to transact, manage, and any purchase or sale of movable, immovable property exceeding to value 1 lakh rupees, 1 lakh with any person or any cooperative housing society, government housing scheme shall apply for the permission to the government। 1 लाख से ज्यादा अगर हो तो उस पे आपको परमिशन लेनी है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट shall construct a building except with the previous sanction of the government disclosure the source of income, जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो आपको डिक्लेयर करनी है। आपने लोन लिया है वो भी आपने डिक्लेयर करना है, सोर्स ऑफ इनकम है वो भी लेना है जिससे आप बना रहे हैं वो भी आपने करना है। रूल 11 and 11A shall remain intact for judicial officers, lower courts establishment Lahore High Court and establishment Lahore High Court establishment Lahore। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट थी। इनमें से चीज़ें कुछ जो कि मैंने हाईलाइट कर दी हैं। व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज अपॉइंटेड और ट्रांसफर्ड टू अ पोस्ट फ्रॉम वेयर ही हैज बोरोड मनी, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी ट्रांसफ़र या पोस्टिंग हो जाती है। वैसे टीचर्स की बहुत कम होती है, लाइक हम ज़्यादातर हम अपना जो हमारा स्टेशन है, रिक्वायर्ड स्टेशन है, उस पे हमें पोस्टिंग एक दफ़ा मिल जाती है तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी वहाँ गुजार देते हैं। या लड़कियाँ शादी के बाद जो है वो अपने जो उनका होम है उस पे। लेकिन सिविल सर्वेंट्स बाकी जो हैं पंजाब सिविल सर्वेंट्स, उनकी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर पोस्टिंग होती रहती है। तो उसके लिए या इवन हमारे जो टीचर्स हैं उनके लिए भी, जब आप किसी और जगह पे पोस्टिंग आपकी हुई है, अपॉइंटमेंट है, पोस्टिंग है, और आपने वहाँ से द ऑफिसर हैज बोरोड मनी और प्लेस हिमसेल्फ अंडर अ पेक्यूनियरी ऑब्लिगेशन और विल रिजाइड, या किसी ऐसी जगह पे उसने पोजेस इमूवेबल प्रॉपर्टी, वहाँ पे प्रॉपर्टी बना लिया और कैरी ऑन बिजनेस, कोई बिजनेस कर लिया विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ सच अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी से बढ़ के या अपनी अथॉरिटी या अपनी उसकी लिमिट्स के अकॉर्डिंग उसको अपनी सारी स्टेटमेंट डिक्लेयर करनी है, सारे सर्कमस्टेंसेस डिक्लेरेशन ऑफ सर्कमस्टेंसेस गवर्नमेंट को देने हैं। व्हेन ही इज अ गजेटेड ऑफिसर टू द गवर्नमेंट थ्रू द यूजुअल चैनल, यही बात जो आप पीछे कह रहे थे, थ्रू प्रॉपर चैनल। जब आप गजेटेड ऑफिसर हैं तो आपने थ्रू प्रॉपर चैनल सेक्रेटरी साहब को बताना है, आपने जो कंसर्न सेक्रेटरी हैं। और अगर आप अगर कोई नॉन गजेटेड गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो वो अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट, अपना जो हेड है उसको बताएगा। दिस रूल में बी कंस्ट्रक्टेड टू लोन्स गिवन टू और टेक फ्रॉम द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। समटाइम्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज से आप
बिजनेस भी करते हैं और आप इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट्स भी लेते हैं, आप लोन भी लेते हैं और लोन देते मतलब करते हैं, तो वो उनसे करें जो कि रजिस्टर्ड हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी यूजुअली रजिस्टर्ड होती हैं, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होती हैं, तो अगर आप उनसे करेंगे ना तो आपको ना तो एक एक वो जो होता है कि एकदम से वो बिजनेस ठप करके गायब हो जाते हैं, वो भी नहीं होगा। दूसरा ये कि गवर्नमेंट उसको ऑन करेगी और वो आपको फिर अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई मिसहैप हो जाता है तो गवर्नमेंट फिर उस पर एक्शन भी लेती है। नेक्स्ट देखिए, स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट्स। No government servants shall speculate in investments, purchase, sale of notoriously fluctuating value shall be deemed to be speculation in investment. अब इस वक्त ये एट रिस्क यानी कि एकदम से आपने इन्वेस्टमेंट की और एकदम से पैसे जो है वो बूस्ट हो गए, डबल शाह। मेरे जहन में तो वैसे डबल शाह ही आता है, क्योंकि जब हम ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल था और इस पे बहुत लोग इन्वॉल्व थे, बहुत ज्यादा। अब आई डोंट नो इस वक्त भी शायद कोई ऐसा बूम आ रहा होगा या कोई ऐसा, क्योंकि मैं कभी भी रिस्क नहीं लेती किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने का या इस तरह से। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट मनी इन एनी नोटोरियसली फ्लक्चुएटिंग, जो हाई रेट्स दे देते हैं जी, बहुत ज़्यादा आपको बहुत इतना फ़ायदा दे देंगे, और वो कोई ऐसे आम नोटिफाइड कंपनी भी नहीं है, तो उसमें आप रिस्क ना लें तो बहुत बेहतर है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल परमिट एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट लाइक to embarrass or influence him in the discharge of his official duties. अब ये देखें, समटाइम्स हमारे पास बहुत गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो है ना, उनकी कैपेसिटी किसी भी कैपेसिटी में उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। तो आप हम अपनी फैमिली को भी हमारे जो डिपेंडेंट्स हैं उन वो भी कोई ऐसा कारोबार या कोई ऐसी ऑब्लिगेशन या पेक्यूनरी बेनिफिट्स नहीं ले सकते जिसमें वो कमिटमेंट दें कि हाँ हम अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ या अपने बच्चे या अपनी किसी उससे ये आपका ये फलाना काम करवा देंगे। कभी भी ऐसी ना करें। जायज़ काम है तो बगैर किसी उसके कोई पेक्यूनरी फेवर लिए आप करें, ज़रूर करें और बढ़ के करें। वी आर पब्लिक सर्वेंट्स। जैसे मेरा तजर्बा है, मैं हर जगह कहूँगी कि जब भी मैं किसी ऑफिस में गई हूँ, बगैर किसी रेफरेंस के गई हूँ, मेरा काम ऐसे और ऑफिसर से मिली हूँ तो मेरा काम ऐसे हुआ है, विद इन आवर्स हुआ है। लेकिन अगर मैं क्लरिकल, आई एम सॉरी टू से, वो हमारे ही पार्ट्स हैं, हमें हमारी ही अंडर काम करते हैं, लेकिन हम एक्सप्लॉइट होते हैं उनके हाथों में। तो जब जो आपके हाथ में अगर कोई काम है और आप ओब्लाइज हैं, वो आपको उस काम की ड्यूटी सैलरी मिलती है तो आप वो फौरन करें। वो कभी भी आप उसको, बिकॉज वी आर पब्लिक सर्वेंट, उस पर कभी भी आप बार बार ना कहलवाएं, फौरन वो करें। टेक पार्ट इन द प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ एनी बैंक और कंपनी अपॉन गवर्नमेंट ऑर्डर्स। टेक पार्ट द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अगर गवर्नमेंट ऑर्डर दे तो फिर आप कर सकते हैं, अगर नहीं दे तो फिर आप नहीं कर सकते। नो गवर्नमेंट सर्वेंट कैन बी एंगेज इन प्राइवेट ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट और वर्क एक्सेप्ट विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से पहले आप परमिशन लें, उनको बताएं और अपने सोर्सेज बताएं और फिर आप लें। एसोसिएट, एक वक्त पे आप 2 गवर्नमेंट जॉब्स नहीं कर सकते, दैट इज द क्रिमिनल मिसकंडक्ट, और इस पे इमीडिएट रिमूवल फ्रॉम बोथ सर्विस आपका हो सकता है। Associate himself with any private trust, foundation or any institution which is not sponsored by the government. उसके लिए भी आप गवर्नमेंट से परमिशन ले लें, तो अगर परमिशन मिल जाती है तो फिर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अगर नहीं मिलती तो आप डिसोसिएट कर लें। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिशियल, अगर उसको गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिली है, रेजिडेंस मिली है, तो वो उसको सबलेट नहीं कर सकता, उसको आगे किराए पे नहीं दे सकता। सबलेट रेजिडेंशियल अकोमोडेशन और एनी पोर्शन देयर ऑफ लेट टू हिम बाय द गवर्नमेंट। कोई ऐसा आपको घर मिला हो, रेजिडेंस मिली हो जो कि
गवर्नमेंट की तरफ से है। आप वो गवर्नमेंट रेजिडेंस किसी को सबलेट नहीं कर सकते, किराए पे नहीं। सबलेट का मतलब है आप किराए पे नहीं दे सकते, या उसका कोई पोर्शन, कोई एक कमरा या कोई पेइंग गेस्ट आप नहीं रख सकते। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शेल लिव बियॉन्ड हिज मीन्स, ये पहले भी बात मैं बार बार कर चुकी हूँ कि जितनी हमारी इनकम है, जो हमारे नॉन सोर्सेस हैं, उनसे बियॉन्ड मीन्स हम नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी इनकम है उसमें हमारी गाड़ी हमारी इनकम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। So we can't engage ourselves in academic or institution centers offer college hours after college hours। आप परमिशन लेके ले सकते हैं, आप जरूर कर सकते हैं। मैंने खुद की हुई है। जब मैं टीचर थी तो मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाती थी। मेरे पास गवर्नमेंट के एनओसी पड़े हुए हैं कि मैं एनओसी लेके और मैंने ज्वाइन किया था इवनिंग आवर्स में। तो आप कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि आप कोई भी काम करने से हेजिटेंट ना हो, सिर्फ आप परमिशन ले लें गवर्नमेंट से, ताकि आप सेफ हो जाएं। आप सेफ हो जाएंगे तो आप बगैर किसी प्रेशर के आप शेयर कर सकेंगे, आप अपनी जॉब कर सकेंगे, आप बड़े इत्मीनान से वो काम कर सकेंगे। लेकिन आप परमिशन ले लें, और गवर्नमेंट परमिशन दे देती है। गवर्नमेंट जब बुलाए, आप जरूर, पहली प्रायोरिटी हमारी गवर्नमेंट को ओब्लाइज करना है, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को ओबे करना है, पहली प्रायोरिटी ये है। लेकिन अगर गवर्नमेंट आवर्स के साथ क्लैश नहीं हो रहा तो गवर्नमेंट आपको इजाजत दे देती है। Unauthorized communication of official documents or information. No government servant shall communicate directly or indirectly any official communication information or the content of any official document to a non-official person or to the press। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो कि आपको पता चल चुकी है और वो गवर्नमेंट ने अभी डिक्लेयर नहीं की, तो आपने बीइंग द कस्टोडियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस, आपने उसको स्प्रेड नहीं करना विदाउट परमिशन। अप्रोच टू द मेंबर ऑफ असेंबली, ये भी इसमें कंडक्ट रूल्स में आता है कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अप्रोच एनी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली टू इंटरवीन ऑन हिज बिहाफ इन एनी मैटर। उनके किसी भी काम में मुदाखलत या उन पे तनकीद करने के लिए आप डायरेक्टली और डायरेक्टली आप उस डेकोरम को वायलेट नहीं करेंगे जो ऑफिशियल डेकोरम्स हैं आपके और उस ऑफिस के। उसके बाद नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल पार्टिसिपेट इन एडिटिंग और मैनेजमेंट ऑफ एनी न्यूज़पेपर और अदर पीरियोडिकल पब्लिकेशन। ये भी मैं आपको रूल्स में है, आप परमिशन लेके कर सकते हैं, बिकॉज वी आर टीचर्स। आप लिख भी सकते हैं, आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट से परमिशन लें। और गवर्नमेंट आपको परमिशन दे सकती है। गवर्नमेंट को इस बात से कोई गरज नहीं कि आप एक्स्ट्रा काम करें, आप जरूर करें, लेकिन वायलेट ना करें गवर्नमेंट रूल्स। आपने गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं लिखना। आपने जो आपकी गवर्नमेंट जो आपको जिसने एम्प्लॉयमेंट दी है, जो आपको आपके माँ बाप की तरह पाल रही है, उसके खिलाफ नहीं आप लिखना, उनके ऑफिस डेकोरम के खिलाफ नहीं लिखना, उनकी किसी मीडिया या किसी भी चैनल या किसी उस पे आप, वो आगे मैं आपको बताऊंगी, आप बन सकते हैं, उसकी इजाजत है, उसकी आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। रिसर्च जर्नल्स में जो आप रिसर्चर्स हैं, आप उसको एडिटर भी बन सकते हैं, आप रिसर्च पेपर भी लिख सकते हैं, उसमें आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो है रूल 20 और 21, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल पार्टिसिपेट इन द रेडियो ब्रॉडकास्ट और टेलीविजन। और अब ये ब्रॉडन हो गया है व्हाट्सएप, सोशल मीडिया तक। और आप देखते होंगे कि वक्तन फवक्तन नोटिफिकेशन आते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट वो किसी भी पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट, किसी भी पॉलिटिकल कमेंट या किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं करेगा, वो गवर्नमेंट के खिलाफ किसी फोरम पे नहीं बोलेगा। अगर आप अपनी तालीमी
काविशों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप माशरे में कोई अच्छी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, गवर्नमेंट आपको कभी भी नहीं रोकेगी। लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट के अगेंस्ट या कोई पॉलिटिकल फोरम बना के आप किसी भी न्यूज़पेपर में, पीरियोडिकल में, रेडियो पे, टेलीविजन पे, किसी मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, किसी सोशल मीडिया पे, किसी चैनल पे आपने अपने किसी ऑफिस के डेकोरम को खराब नहीं करना और एम्बैरेसिंग नहीं होना फॉर योरसेल्फ, फॉर योर फैमिली मेंबर्स एंड फॉर योर गवर्नमेंट। No government of servants shall make any statement or act which is embarrassing the government in any document published। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना। पिछले दिनों एक ऑर्डर आया था जिसमें डिसमिसल फ्रॉम सर्विस हुई थी एक बंदे ने जो कि पॉलिटिकली इन्वॉल्व था और वो गवर्नमेंट सर्वेंट था। इसी तरह से मैंने एक इंक्वायरी की है जिसमें एक गवर्नमेंट के खिलाफ इसी तरह एक सोशल मीडिया पे अपलोड किया गया और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया बाकायदा। मतलब वो अब मैं अनाउंस नहीं कर सकती, लेकिन ये कि आप इसको ज़रूर आप याद रखें, अपने किसी डीपी पे, सोशल मीडिया पे आपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के किसी ऑफिस के अगेंस्ट आपने डेरोगेटरी कमेंट्स या डेरोगेटरी उनके डेकोरम के खिलाफ आप नहीं कर सकते। लेकिन प्रोवाइडेड, अभी बच्चे सवाल आप मेरे बहन भाई हैं या बच्चे हैं जो भी हैं, उन्होंने सवाल किया था क्या हम रिसर्च पब्लिश कर सकते हैं या जर्नल्स एडिट कर सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं। आप बिल्कुल लिख सकते हैं, उसके लिए आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आप इंफॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें। प्रोवाइडेड दैट द टेक्निकल स्टाफ में पब्लिश रिसर्च पेपर ऑन टेक्निकल सब्जेक्ट्स कीपिंग इंटैक्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी को आपने इंटैक्ट रखना है, वायलेट नहीं करना। उसमें किसी किस्म का कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कमेंट या कोई पॉलिटिसाइज नहीं करना। प्रोवाइडेड दैट टीचिंग प्रोफेशन में पब्लिश रिसर्च आर्टिकल्स, लेटर्स, बुक्स एंड रिसर्च मटेरियल ऑन द सब्जेक्ट रिलेटेड टू द स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन। जो भी आपका डिसिप्लिन है, आप इस चीज़ के रिसर्चर हैं, आप जिस चीज़ के रिसर्चर हैं, आप उस पर पब्लिकेशंस लिखें, जर्नल बनाएं, जर्नल को एडिट करें, इंटरनेशनली आप उसको करें, लेकिन आपने डेकोरम को और रूल्स को वायलेट नहीं करना। देन मिसकंडक्ट एक्सेप्टिंग पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट वाइल इन गवर्नमेंट सर्विस। ये आपने गवर्नमेंट की इजाज़त से आप करते हैं। आप गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर आपके क्लैशेस ना रहे हो तो गवर्नमेंट आपको इजाज़त दे देती है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी गवर्नमेंट है जो कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अगर हमारी कि मैं इस वक्त दूसरी जॉब में हूँ और मैं नहीं, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी 24 आवर्स में से गवर्नमेंट हमें किसी वक्त भी ऑर्डर करे, वी आर obliged to come, we are obliged to obey the government orders. However, a doctor in the civil service is allowed to private practice but not to accept a part time एम्प्लॉयमेंट। कोई और एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, लेकिन वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। The government servant may perform honorary work of a religious or social or charity work or occasional work of an artistic character। जो honorary आप कर सकते हैं subject to the condition that his official duties don't thereby suffer and that the work does not conflict with the position as the government servant, but he shall not take or shall discontinue such work if so directed by the government। अगर गवर्नमेंट आपको इजाजत नहीं देती तो फिर आप उसको, या आपकी जॉब सफर करती है तो फिर आपको उसको डिसकंटिन्यू करना है। Then this is very important. No government servant or his dependents shall take part in any political movement। Very important, बहुत सेंसिटिव है, इसको बहुत गौर से सुनिएगा। आप किसी सोशल मीडिया, किसी फोरम पे, पॉलिटिकल मूवमेंट में आप you or your family can't participate। Rule number 25 है, no government servant shall influence or take part in any election whether in Pakistan or elsewhere except using the right to cast vote। एक तो आप वोट कास्ट करते हैं, दूसरी भी ये इनको खैर लिखनी चाहिए, हम एक बहुत मेजर रोल करते हैं टू कंडक्ट इलेक्शन। हम बहुत
कंडक्ट करवाते हैं, लेकिन आपने कोई बायसनेस, कोई किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करना, कोई आपने किसी कैंपेन में, यू विल नॉट टेक पार्ट एनी कैंपेन। Rule 25A, no government servant shall express views detrimental to the ideology or integrity of Pakistan. ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पाकिस्तान की आइडियोलॉजी और इंटेग्रिटी और डिकोरम के खिलाफ है कि हम कोई बात करें किसी भी फोरम पे। 25B, no government servant or his family dependents will take part in any public demonstration against government decision. गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन हो, कुछ भी हो, आपने उसके अगेंस्ट उसमें पार्टिसिपेशन नहीं आपकी होनी चाहिए। रूल नंबर 26 है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट shall propagate or take part in सेक्टेरियन कंट्रोवर्सीज। हम तो वैसे भी टीचर्स हैं, हमें तो वैसे भी इंटेग्रिटी और हार्मनी पे काम करना है, तो हम सेक्टेरियन कंट्रोवर्सीज पे बाय रूल्स, कंडक्ट रूल्स हम नहीं इन्वॉल्व हो सकते। प्रोविंशियलिज्म में हम नहीं हो सकते, नेपोटिज्म में नहीं, फेवरेटिज्म, विक्टिमाइजेशन और विलफुल अब्यूज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस को के डेकोरम को ख़राब करने में हमें बिल्कुल हमारा पार्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें गवर्नमेंट के डेकोरम को हेल्प करना है, उसको बूस्ट करना है। 27, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शेल approach any foreign aid giving agency in Pakistan or abroad to secure for himself invitation to visit a foreign country. किसी भी foreign country की aid लेना या अपने आप को दिलवाना या बाहर से बुलवाना, वो गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर आप नहीं कर सकते। डेलीगेशन ऑफ पावर्स, ये अभी आप मुझसे पूछ रहे थे। डेलीगेशन ऑफ पावर्स होती हैं, गवर्नमेंट डेलीगेट करती है अपनी पावर्स डिफरेंट ऑफिसेस को, और उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट ऑफिसेस काम करते हैं। अगर कोई पावर डेलीगेट नहीं की गई तो उस गवर्नमेंट ऑफिसर की ऑफिस की वो वायलेट नहीं कर सकता कि वो उस डेलीगेशन ऑफ पावर्स को वायलेट करके वो खुद से करे। रूल्स नॉट टू बी डेरोगेशन टू बी इन डेरोगेशन ऑफ एनी लॉ। हाँ, किसी भी लॉ या कोई भी रूल जो कि बनता है, चेंज होता है या उसमें अमेंडमेंट आती है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, भी अमेंडमेंट आती है, आप ने कोई डेरोगेटरी कमेंट नहीं देना, ना आपकी फैमिली ने, ना कोई, बस ये इस पे काफ़ी बात हो चुकी है। किसी भी फोरम पे आपने डेरोगेटरी या ऑफिशियल फोरम को नहीं वायलेट नहीं करना। इसका मतलब यही होगा जैसे वी आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो इसका यही मतलब होगा कि हम अगर गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस के खिलाफ बात करते हैं या उसका मजाक उड़ाते हैं, तो हम अपना मजाक, मेरे ख्याल में, मैं तो ये समझती हूँ कि हम अपना मजाक उड़ा रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट विद द फॉरेन गवर्नमेंट, बस आखिरी दो स्लाइड्स रह गई हैं। कॉन्ट्रैक्ट विद द फॉरेन गवर्नमेंट, इसका मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट को भेजा जाता है किसी डेप्यूटेशन पे, किसी जगह पे, किसी खास स्पेसिफिक पीरियड के लिए और स्पेसिफिक जॉब के लिए, तो वो वहाँ पे जाके कोई एक नया कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द प्रायर परमिशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट वो नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा। वो नहीं कर सकता अगर गवर्नमेंट ने आपको एक ख़ास पीरियड के लिए या एक ख़ास कॉन्ट्रैक्ट के लिए भेजा है और आगे से वहाँ पे आपको जाके कोई ख़ास वो एक्सटेंशन लेनी है या आपने उसको नौयत आपकी जॉब की चेंज होनी है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट आना है, यू हैव टू टेक प्रायर परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट डिपार्टमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट हेल्ड दैट दिस अमाउंटेड टू वांटन एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन एंड मिसकंडक्ट। अगर आप नहीं लेते तो ये इनडिसिप्लिन और मिसकंडक्ट में आएगा और विद द मेजर पेनल्टी ऑफ रिमूवल फ्रॉम सर्विस विद वाज जस्टिफाइड। ठीक है। देन ज्वाइनिंग यूनिवर्सिटी विदाउट परमिशन, हाँ, हम ज्वाइन करते हैं यूनिवर्सिटी फॉर हायर एजुकेशन या एज अ विजिटिंग फैकल्टी, तो उसके लिए आपने परमिशन एनओसी लेना है, आपने स्टडी लीव भी लेनी है अगर, तो तब भी आपने एनओसी लेना है, तब भी परमिशन लेनी है। और अगर ये भी एक मेजर ऑफेंस है, अगर आप हायर स्टडीज करते हैं विदाउट स्टडी लीव के बगैर आप कर सकते हैं, लेकिन एनओसी के बगैर आप नहीं कर सकते।
तो अगर आप करते हैं तो दैट विल बी एन ऑफेंस और ये मिसकंडक्ट है। फिर अगर आप स्टडी लीव लेते हैं और स्टडी लीव ख़त्म हो जाती है और आप ज्वाइन नहीं करते अपना डिपार्टमेंट, लेकिन आप स्टडी कंटिन्यू कर रखते हैं, ये भी मिसकंडक्ट में आता है। यू हैव टू ज्वाइन योर डिपार्टमेंट, आप स्टडी लीव एक्सटेंड करा लें या आप बता दें कि आप आगे फर्दर स्टडीज़ कर रहे हैं। गवर्नमेंट आपको हर केस नहीं रोकेगी, गवर्नमेंट आपको आगे पढ़ने से कभी नहीं रोकती, आपको अच्छे काम करने से कभी नहीं रोकती, सिर्फ आपको एनओसी लेना है। विलफुल एब्सेंट, मिसकंडक्ट, इसमें एक एग्जांपल कोट करूंगी जो कि डायरेक्ट मैंने उसी एक्ट से ली है, जो कंडक्ट रूल्स हैं उनसे ली है। अ सिविल सर्वेंट ऑन मेडिकल लीव लेफ्ट स्टेशन विदाउट परमिशन, ये लीव स्टेशन के बगैर, ये भी मिसकंडक्ट है कि नहीं छोड़ना। ही सॉट फॉर पीस मील एक्सटेंशन ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। पीस मील एक्सटेंशन का मतलब ये है कि वो थोड़ी सी छुट्टी अवेल करता है, फिर वो मैसेज कर देता है कि जी मैं बीमार हूँ, फिर बीमार हूँ, फिर बीमार हूँ, लेकिन मेडिकल सुपरिटेंडेंट या बोर्ड से वो अपीयर नहीं होता और मेडिकल लीव नहीं लेता, तो ये भी मिसकंडक्ट में आता है और ये भी गलत एटीट्यूड है, ये भी मिसकंडक्ट में है। देन रूड बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर्स, दोनों के पार्ट पे इज अ पार्ट ऑफ रूड बिहेवियर जो है दैट इज मिसकंडक्ट। थैंक यू, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थोड़ी सी ये साथ मैंने लेक्चर लगाए हैं, डिक्लेरेशन ऑफ इनकम एसेट, ये एक उसी से मैंने जो रूल्स हैं उनके उनमें ये फॉर्म्स थे तो मैंने साथ वैसे ही लगा दिए आपकी नॉलेज के लिए। ये हर साल वैसे सर्कुलेट होते हैं, बाय एनुअल सर्कुलेट होते हैं, कोई इतनी ज़्यादा इनकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने वैसे लगा दिए क्योंकि ये उसमें मौजूद थे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर गुड कमेंट्स। रुस्ते इतफाकिया मंजूर नहीं कराते, आपने लिखा है और कह देते हैं कि हमने तो दे दी थी, प्रिंसिपल अलाउ करना था, उन्होंने नहीं किया। इस सिलसिले में रुस्ते इतफाकिया जो है वो होती ही रुखसत इतफाकिया, यानी आपको एकदम से छुट्टी लेनी पड़ जाती है। आपने इन्फॉर्म जरूर करना है, लेकिन कैजुअल लीव उसी सूरत में आप लेते हैं जब आपको एकदम से छुट्टी की ज़रूरत पड़ जाती है। तो प्रिंसिपल उसको रोक नहीं सकता वैसे, अगर उसको कोई बहुत ज़्यादा काम इम्पोर्टेंट काम ना हो, या प्रिंसिपल ये कह दे कि आप अपना कोई जैसे हाँ, ये अक्सर असातिज़ा ये करते हैं कि अगर एग्ज़ाम में ड्यूटी लगी है तो उस ड्यूटी उसी दिन उन्होंने रुखसते इत्तफ़ाक़िया या कैजुअल लीव दे दी है। सॉरी मैं इसको सही तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, रुखसते इत्तफ़ाक़िया। तो उसके लिए फिर मैं तो ये रूल मैंने बनाया हुआ है कि मैं कहती हूँ जी अगर आपकी ड्यूटी है और आपने उस वक़्त आपको छुट्टी की ज़रूरत पड़ गई है, तो आप फिर अपना सब्स्टिट्यूट साथ ज़रूर दे दें, ताकि हमारी ड्यूटी इफ़ेक्ट ना हो। लेकिन वैसे अदरवाइज़ सीएल जो है वो आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, मेडिकल भी आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सीलेंट कमेंट्स। जी बेटा, अगर किसी ने पूछना है इनके माइक्स देखते हैं, मुझे ये आ रहा है, हैंड रेज आ रहा है। फैमिली में ब्रदर सिस्टर आपके जो आपके डिपेंडेंट नहीं है, वो इंक्लूड नहीं है। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, माँ बाप आपके डिपेंडेंट हैं अगर वो जॉब नहीं करते, और आपके मियाँ या बीवी और बच्चे। और मियाँ हैं तो उसके उसकी मल्टीपल वाइफ्स, ये मैं डिटेल से बता चुकी हूँ, और मल्टीपल जो उसके बच्चे या स्टेप चिल्ड्रन जिनको बाय लॉ या बाय रूल या बाय कोर्ट अलहदा नहीं किया गया या सेपरेटेड नहीं किया गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा। मैं माइक अलाउ कर दूं? जी जी। जी अलाउ करें।
जी कर दिए मैम। वैसे तो साथ साथ ये हमारी कन्वर्सेशन होती रही है। आई ट्राई टू मेक इट एन इंटरेक्टिव लेक्चर। चैट बॉक्स में काफी चीजें आई थी जिनको मैंने एड्रेस करने की कोशिश की। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ इस्लामिया कॉलेज गुजरांवाला से। जी जी इमरान। मैम आपका लेक्चर बहुत वंडरफुल आसम था और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। अल्लाह थैंक यू। आपको जज़ा दे। मैं थैंक यू। पूछना था कि ये स्टेशन लीव कब लेना होती है और अगर इस पे रूल्स को अगर अथॉरिटी कौन सी है जिससे लीव लेना होती है स्टेशन लीव। इमीडिएट बॉस। और जी इमीडिएट बॉस इमीडिएट। अथॉरिटी। और अगर आप स्टेशन लीव आपको अचानक से जरूरत पड़ गई है तो आप इंफॉर्म करें। आजकल तो हर मोबाइल फोन आप मैसेज करें, रिटर्न राइटिंग मैसेज करें। कभी भी कॉल करके ना बताएं कि जी मैं फलां जगह जा रही हूँ, ताकि आपके पास रिकॉर्ड हो। और इसमें अगर आपको पहले से पता है कि आपने जाना है और इतने दिनों के लिए जाना है, तो आप फिर एप्लीकेशन लिख के आप स्टेशन लीव अप्रूव करवा के जाएं। ये प्रिंसिपल साहब फिर हमारे इमीडिएट बॉस होते हैं, वो हमें जी देंगे। जी। और मैम इसमें कितना डिस्टेंस जो है और कितने मतलब डेज जो है वो स्टेशन लीव ली जा सकती प्रिंसिपल की अथॉरिटी है कि वो आपको सीएल जैसे 2 CL पर मंथ जो है वो अलाउड है। लेकिन प्रिंसिपल की अथॉरिटी है कि वो अगर आप अच्छे डेडिकेटेड वर्कर हैं और आप बहुत कम सीएल करते हैं, या आप जेन्युइन सीएल करते हैं, तो वो ज़्यादा भी दे सकते हैं। वो ज़्यादा भी दे सकते हैं बच्चे। और अगर आप उसको आप वीक डे एंड पे कंबाइन करके कहीं जाना चाह रहे हैं, तब भी वो आपको दे सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल 10 डेज से ज़्यादा, तो फिर आपको अनलीव लेनी पड़ती है। और अनलीव के साथ आपको स्टेशन लीव, या आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं तो आपको एक्स पाकिस्तान लीव और साथ स्टेशन लीव वो तो होगी, ज़ाहिर है वो तो आपको होता है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ प्रोविंस या आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, तो आप यू हैव टू इन्फॉर्म योर इमीडिएट बॉस प्रिंसिपल। है। जी मैम, अगर वायोलेशन हो जाती है तो इस पे क्या कंडक्ट रूल्स जो है कहते हैं इस हवाले से। ये मिसकंडक्ट में आता है। और अगर इसकी अगर कोई प्रिंसिपल अपने इसकी रिपोर्ट आगे करे, तो ये आपके पास पीरा एक्ट के अकॉर्डिंग आपके आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है इस पे। जी बहुत शुक्रिया मैम। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैम ये अस्सलाम। पीडा एक्ट मैम में मिसकंडक्ट में एक ये भी था पॉइंट कि अगर कोई अपना डिपार्टमेंटल एग्जाम 3 कंसेक्टिव मतलब अटेम्प्ट्स में पास नहीं करता, तो ये भी मिसकंडक्ट में काउंट होता है। तो वो इसका जिक्र आपने नहीं किया। इसका कंडक्ट रूल्स में नहीं है। आप अगर कंडक्ट रूल्स डॉक्यूमेंट है, द कंडक्ट इसका डॉक्यूमेंट का नाम है। असल में पिछली जो स्लाइड्स थी ना, मैंने देखी थी, लोगों ने ना सारी वो पूरी भर भर के वही कंडक्ट रूल ही सारा लिख दिया। गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स 1966 आपको आराम से नेट पे मिल जाएगा। उसमें कहीं इसका जिक्र नहीं था, इसलिए मैंने नहीं किया। जो जो डॉक्यूमेंट था अस्सलाम मैंने वालेकुम। वो इटसेल्फ उठा के उससे मैम। बना। वालेकुम वालेकुम मैम। अस्सलाम। एक और चीज ये है कि ये जो हमारी प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, ये जी टेन्योर गवर्नमेंट में शुमार होते हैं, तो हैं तो ये भी गवर्नमेंट सर्वेंट से। तो इन पे भी यही रूल्स अप्लाई होंगे जो कंडक्ट रूल्स हम पे अप्लाई हो रहे हैं, जो कि परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। जी इन पे भी होते हैं अस्सलाम उसी वालेकुम खास मैम। खास पीरियड के मैम लिए। थोड़ा जिस सी जिस लीव के बारे में बता दें। जो सी लीव है, कैजुअल लीव जी है, ये पहले अप्रूव कराना जरूरी है सी लीव। अगर तो आपको पता है कि आप सीली जा रहे हैं, तो आप पहले जरूर अप्रूव करा लें, उससे आप सेव हो जाते हैं। लेकिन अगर अचानक सी लीव, क्योंकि होती कैजुअल लीव है, अगर अचानक कोई ऐसी आपको मसला आ गया कि आप सी लीव करनी पड़ गई है, तो आप मैसेज या लेकिन रिटर्न मैसेज, मैं हमेशा अपने कोलीग्स को कहती हूँ कि रिटर्न मैसेज भेजें, ताकि आपके पास रिकॉर्ड हो। कल को कोई आपको कहे कि जी हमें किसी ने बताया नहीं है, तो आप रिटर्न मैसेज दिखा सकें कि हमने आपको भेजा हो।
अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम, डॉक्टर तबस्सुम बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था, तो मैं आई रियली वांट टू अप्रिशिएट यू। तो मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी थैंक यू, वेलकम मैडम। मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके सबऑर्डिनेट या ऑफिशियल्स में से अगर कोई आपके अगेंस्ट न्यूज़पेपर में विदाउट एनी वेरिफिकेशन कुछ न्यूज़ लगवाते हैं जिसकी कोई वर्थ नहीं है, तो देन मैम ऐसी सिचुएशन पर क्या उनमें मिसकंडक्ट लगता है? मुझे काइंडली इस सिलसिले में गाइड कीजिएगा प्लीज। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, थोड़ा सा आप ऊंचा बोलिएगा और थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन करें। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपके सबऑर्डिनेट या ऑफिशियल या क्लरिकल स्टाफ में से कोई मेंबर मिलकर प्रिंसिपल के अगेंस्ट कोई न्यूज़ लगवा देते हैं न्यूज़पेपर में जिसकी कोई वर्थ नहीं है, जिसको कोई यानी कि उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, तो हाँ देन जी, मैडम नहीं क्या ये नहीं, चीज फेक न्यूज ये नहीं लगवा सकते तो जी, मैम फेक ये न्यूज मिसकंडक्ट में आता है कि नहीं आता? आता है, बिल्कुल आता है, थैंक नहीं यू लगवा वेरी सकते। मच। थैंक यू मैडम। वालेकुम मैम। मैम मेरी वालेकुम आवाज आ रही है? अस्सलाम। जी आ रही मैम मैं डॉक्टर अनलीब बोल रही हूँ पीर महल से। है जी अंजलि। कि हमें ना जो अब आप लेक्चर, हेलो हेलो जी, बोलिए, हेलो आपकी आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है। जो अब जो लेक्चर्स चल रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उस लिस्ट में इंक्लूडेड हैं जो हमें एग्जाम्स में आना है। मैम मैं जी ड्राइव पे भी देखती हूँ कई लेक्चर अभी भी मिसिंग है, और आप वाला लेक्चर अगर हमें पहले, मैडम अब जो लेक्चर्स होने हैं ना, अगर हमें पहले स्लाइड्स शेयर हो जाए ना मैम, हम लैपटॉप पे आपका लेक्चर सुन रहे होते हैं और मोबाइल हाथ में पकड़ा होता है, साथ साथ स्लाइड देख रहे होते हैं, क्योंकि मैम जी लैपटॉप पे ना बारीक बहुत लिखा होता है, वो सही समझ नहीं आता। और मैंने जी मैडम नफीस फातिमा को भी बारहा रिक्वेस्ट की कि मैडम प्लीज हमें पहले शेयर कर दिया करें स्लाइड्स। मैडम अब आपसे रिक्वेस्ट है, चूंकि आप इसका कन्वीनर हैं। जी जी जी, मैं इसका इसका हम ये कर रहे हैं कि स्लाइड्स हम मंगवा रहे हैं और जैसे ही स्लाइड्स आ रही हैं ना हम अपलोड करी जा रहे हैं। असल में ये है कि जिसका लेक्चर आज से 2 वीक के बाद है, उसने अगर स्लाइड्स प्रिपेयर नहीं की तो हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते कि आप फौरन करें, लेकिन मैम हम जैसे बार बार आज उनसे आप लेक्चर दे रिक्वेस्ट रहे कर रहे हैं, हैं, हम जैसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं एज ए कन्वीनर या एज जो भी मेंबर ऑफ पीएलटी जो है उसके उस की कैपेसिटी में मैं मैम जरूर जैसे रिक्वेस्ट अब आपका करती हूँ लेक्चर आप स्लाइड्स शेयर करें ताकि हम आप मैडम जैसे अब आपका लेक्चर था, ये अगर हमें पहले स्लाइड शेयर कर देते, हम साथ साथ देखते रहते। जो लेक्चर जिस वक्त हो रहा होता है उससे पहले हमें शेयर कर दिया करें। मैम कुछ लेक्चर्स ऐसे हुए हैं जिनकी स्लाइड्स शेयर हुई ही नहीं है, जैसे एक एकेडमिक ऑडिट वाला लेक्चर था या को करिकुलर एक्टिविटीज का लेक्चर था, इनकी स्लाइड्स स्टिल अभी शेयर नहीं हुई है। अच्छा, आप मुझे नोट करवा दें, मैं आज ही करवा देती हूँ। को करिकुलर एक्टिविटीज और और ये दूसरा कौन सा एकेडमिक है? ऑडिट का था, एकेडमिक एकेडमिक ऑडिट। ऑडिट। ओके, मैं अब भी आप वाला करवाती भी कह रहे हैं कि अपलोड हो गया है, मैंने चेक किया, नहीं हुआ अपलोड आप वाला अभी तक। हूँ, मैंने सेंड कर दी है, मैं अभी चेक भी कर लेती हूँ ड्राइव पे अपलोड हुआ है ये। थैंक यू मैम, जज़ाकल्लाह। मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम वाइंड अप कीजिएगा मैम। जी मैम वाइंड अप कीजिएगा मैम। अच्छा, चलें, मुझे वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है बिकॉज टाइम इज ओवर, इट इज 3:33। इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू पीपल। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा और आई ट्राई माय बेस्ट टू टेक प्रेजेंटेशन फ्रॉम रिसोर्स पर्संस एंड अपलोड एज अर्ली एज पॉसिबल। वेरी गुड विशेस फॉर यू, फॉर योर पीएलटी एंड फॉर योर प्रमोशन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मैम जी, मैं स्टार्ट कीजिएगा मैम अनीला प्लीज।
पहले स्लाइड्स को ऊपर से मैम स्लाइड्स प्लीज विंडो से शो कीजिएगा। की आवाज आ रही है? जी जी मैम क्लियर है। can I hear you? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and very good afternoon, everyone. First of all, thank you very much for providing me this opportunity to be part of this wonderful session. Very humbled and honored, I feel, in introducing myself. I am Anila Anwar, known as Professor Dr. Anila Anwar in my academic circles. You can see my experience. I have more than 20 years rich teaching, research, administrative, and training experience. And my area of specialization is, my major is chemistry. And inside the chemistry, my area of specialization is nanotechnology with particular focus on environment and energy and healthcare. So